जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो कंप्लीट किया था, और सॉरी थर्मोडाइनमिक्स, केमिकल एनर्जेटिक्स जो है ये हमने कंप्लीट कर लिया था लास्ट टाइम। हेसेस लॉ जो है वो लास्ट हमने टॉपिक कवर किया था। ठीक है जी, आज मैंने आपको सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के कुछ एमसीक्यूज जो है वो सेंड कर दिए हैं, तो वो आप सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद उसके की जो है वो उसकी मैं इंशाल्लाह आज ही जो है वो ग्रुप में सेंड कर दूँगा आपको। ठीक है जी, तो आप जो है वो उसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स वाले जो एमसीक्यूज हैं, और की उसकी मैं आज सेंड कर दूंगा, तो फिर आप उसको चेक कर लीजिएगा। जो भी आपको उसमें प्रॉब्लम हो वो फिर आप बाद में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 6th चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक, थर्मोडाइनमिक्स के एमसीक्यूज जो है वो भी आज ही जो है वो अपलोड कर दूंगा, आज या कल में थर्मोडाइनमिक्स के एमसीक्यूज भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलो जी स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, आसान चैप्टर है और इसमें से एमसीक्यूज काफ़ी ज़्यादा आने के चांसेस भी जो है वो आपको हो सकते हैं। ठीक है, मतलब फर्स्ट ईयर में से आप समझ लें कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो बन सकते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है जी। अब नॉर्मली जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो दैट मीन्स कि वी आर टॉकिंग अबाउट रिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, आप किसकी बात कर रहे हैं? रिवर्सिबल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, तो केमिकल इक्विलिब्रियम हमें ये मालूम है कि रिएक्शंस जो हैं ये दो टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, जब हम रिएक्शंस की बात करते हैं तो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। या तो रिएक्शंस आपके इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, reactions either they are irreversible reactions or they are reversible reactions। ठीक है, तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं ये तो आप सबको आइडिया होगा। नॉर्मली हम ये कहते हैं कि हर रिएक्शन जो है वो आप कह लें कि रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ठीक है, बट बाज़ औक़ात कुछ रिएक्शंस के लिए बैकवर्ड रिएक्शन बहुत आप कह लें कि मुश्किल होता है, ना होने के बराबर चांसेस होते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ऐसे रिएक्शंस को जिसमें किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिएक्शन के होने के चांसेस बहुत कम हैं। ठीक है, इफ अ रिएक्शन हैज़ वेरी फ्यू चांसेस, अ वेरी स्मॉल चांस ऑफ हैपनिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो हम कहेंगे कि दैट रिएक्शन इज़ अ इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, और अगर हम थियोरेटिकली बात करते हैं, थियोरेटिकली हम ये कहते हैं कि नॉर्मली इफ अ रिएक्शन इज हैपनिंग इन अ क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, नॉर्मली जो आपके रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है, लेट से सपोज हमारे पास ये रिएक्शन है N2 plus 3H2 makes 2NH3। ठीक है, नाउ इफ दिस रिएक्शन इज हैपनिंग इन एन ओपन सिस्टम, ठीक है, इफ दिस रिएक्शन ये रिएक्शन है आपके पास, एंड इफ दिस रिएक्शन इज हैपनिंग इन एन ओपन सिस्टम, अगर यही रिएक्शन आप जो है वो करेंगे किसमें? ओपन सिस्टम के अंदर। ठीक है, हमने पढ़ा था ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। तो इफ दिस रिएक्शन इज हैपनिंग इन एन ओपन सिस्टम इट वुड बी अ इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, इसके बैकवर्ड आने के चांसेस नहीं होंगे। ठीक है, बट इफ वी डू दिस रिएक्शन इन अ क्लोज सिस्टम, अगर हम यही रिएक्शन क्लोज सिस्टम में करते हैं देन इट वुड बी अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए कंडीशन क्या है कि सिस्टम मस्ट बी क्लोज्ड। सिस्टम जो है ये क्लोज्ड होना चाहिए। अगर सिस्टम क्लोज नहीं है तो ऐसे रिएक्शन यानी कि रिवर्सिबल नहीं होंगे बल्कि इरिवर्सिबल रिएक्शन। जो भी प्रोडक्ट बन रही है वो रिलीज हो जाएगी। एंड जनरली आप ये कह लें कि ये कंडीशन उन रिएक्शंस के लिए, दिस कंडीशन इज फॉर दोज रिएक्शंस वेयर गैसेस आर इन्वॉल्व। ठीक है जी, वेयर गैसेस आर इन्वॉल्व। तो ये जो कंडीशन है, दिस कंडीशन इज फॉर दोज रिएक्शंस वेयर गैसेस आर इन्वॉल्व। जहाँ पे गैस इन्वॉल्व होगी वहाँ पे आप ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो एक जनरल हमने बात कर ली कि रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, रिवर्सिबल क्या होते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस जो हैं ये आपको मालूम होगा, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो। ठीक है जी,
रिवर्सिबल रिएक्शंस को हम डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, ये भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आप सबको ही मालूम होगा व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, कि आप ये कह लें कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब आपने कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन स्टार्ट किया तो हम ये कहते हैं कि टाइम विल कम व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाए किसके, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। तो व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन when rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction, ठीक है, when rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction, then this is known as, यानी this is the state, आप कह लें कि ये आपके पास कंडीशन होगी when chemical equilibrium arises। तो when rate of forward reaction becomes equal to rate of बैकवर्ड रिएक्शन, जब ये दोनों रेट बराबर हो जाएंगे, जितनी तेजी से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उतनी ही तेजी से बैकवर्ड रिएक्शन होगा, देन इट इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। तो हम कहेंगे कि जी अब हमारा जो सिस्टम है वो किस में आ चुका है, केमिकल इक्विलिब्रियम में आ चुका है, जो रिएक्शन है वो किस में आ चुका है, केमिकल इक्विलिब्रियम में आ चुका है, ठीक है। और आप इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम इज बेसिकली अ टाइप ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम जो है इज अ टाइप ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटा सा लॉ जो है वो आपको ध्यान में रखना है, यानी हम जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करते हैं या रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की बात करते हैं तो ये रेट आप कैसे कैलकुलेट कर रहे होते हैं, इसके लिए हम एक सिंपल सा लॉ देखते हैं नोन एज लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन भी आप सबने पढ़ा हुआ है, गिवन बाय गोल्डबर्ग एंड वेज, ठीक है। दिस लॉ ऑफ मास एक्शन वाज गिवन बाय गोल्डबर्ग एंड वेज, एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, the rate of a reaction is directly proportional to the product of active masses of reactants. Product of active masses of reactants, ठीक है जी। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स। अब जिनको एक्टिव मास के बारे में आइडिया नहीं है कि व्हाट इज एक्टिव मास, तो आप सिंपल ये ध्यान रख लें, एक्टिव मास इज बेसिकली कंसंट्रेशन इन मोल्स पर डीएमक्यू, ठीक है। जब हम बात करते हैं एक्टिव मास की तो व्हाट डू वी मीन बाय एक्टिव मास? एक्टिव मास बेसिकली क्या होता है, किसी भी आपसे कहा जाए कि जी एक्टिव मास ऑफ अमोनिया, तो एक्टिव मास मीन्स कंसंट्रेशन इन मोल्स पर डीएम क्यूब। जब आप किसी भी चीज़ की कंसंट्रेशन इन मोल्स पर डीएम क्यूब लेंगे दैट इज नोन एज इट्स एक्टिव मास। ये क्या कहलाता है, इसका एक्टिव मास कहलाता है, ठीक है। तो द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो ये कहलाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास ये केमिकल रिएक्शन है, जस्ट एक एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो लेट्स से CH3COOH इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद C2H5OH इथेनॉल टू मेक CH3COOC2H5 इथाइल इथेनोएट प्लस वाटर। इस क्लैरिफिकेशन की आपने एग्जांपल ले ली। अब लेट्स से मैं कहता हूँ कि जी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट्स क्या हैं? इथेनोइक एसिड और इथेनॉल। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ इथेनोइक एसिड। एक्टिव मास ऑफ इथेनोइक एसिड मतलब कंसंट्रेशन इन मोल्स पर डीएमक्यू, और कंसंट्रेशन को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ब्रैकेट से, ठीक है। जो लार्ज ब्रैकेट है ये concentration in moles per dm cube represent multiply by the concentration of ethanol, ठीक है। तो the rate of forward reaction is directly proportional to product of active masses of reactants. This is the rate of forward reaction for rate of forward reaction. इसी तरीके से अगर हम rate of backward reaction देखते हैं तो backward reaction के लिए ये reactants हैं, ठीक है। तो for backward reaction concentration of ethyl ethanoate CH3COO C2H5 and concentration of water,
ठीक है। तो अब ये तो सिंपल आपको सारी चीज़ मालूम होगी, जस्ट हम थोड़ा सा इसको रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है। देन फिर अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आ जाएंगे, ठीक है। फिर आप कांस्टेंट्स को जो है वो हटा के अगर हम रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन को एक ही कांस्टेंट के साथ देखते हैं, ठीक है, तो हम ये कह लेंगे कि व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो Kc अपॉन, यानी दोनों कांस्टेंट एक साथ आ जाएंगे। मैं डायरेक्ट जो है वो एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, तो Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो एक्सप्रेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, Kc इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये आप सबको मालूम है, तो मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। Kc जो है वो क्या कहलाता है, Kc इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Kc is known as equilibrium constant and this is known as equilibrium expression, ठीक है। ये क्या आ गई आपके पास, equilibrium expression आ गई, ठीक है। and Kc is the equilibrium constant, ठीक है। तो ये जस्ट आपने जो है वो एक्सप्रेशंस आपको लिखनी आती हैं कि Kc is equals to concentration of product upon concentration of reactant, ठीक है। अच्छा, अब हम ये कहते हैं कि at equilibrium क्या रिएक्शन स्टॉप हो जाता है? नहीं, रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। बोथ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन आर हैपनिंग एट सिमिलर रेट, दोनों रिएक्शंस एक ही स्पीड से हो रहे हैं, कंसंट्रेशन बराबर नहीं है। हो सकता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कुछ और हो सकता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कुछ और हो, बट जो भी कंसंट्रेशन है वो फिक्स्ड हो चुकी है, बिकॉज दोनों एक ही स्पीड से हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको ग्राफिकली शो करना चाहें, ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम को ग्राफिकली शो करना चाहें ऑन अ कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ, तो ये ग्राफ भी जो है वो आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। तो इफ वी वांट टू शो द इक्विलिब्रियम ऑन अ कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ, तो कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ पे आपके पास क्या आ जाता है कि लेट्स से हम कह रहे हैं कि ये सपोज इफ दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब लेट्स से कि आपके पास जो इक्वेशन है वो है N2 प्लस 3H2 मेक्स 2NH3, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम है। अब आपने लेट से, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आपने यहाँ से रिएक्टेंट से स्टार्ट किया, ठीक है। बट सपोज अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमने रिएक्टेंट से स्टार्ट किया, प्रोडक्ट 0 थे, ठीक है। रिएक्टेंट से स्टार्ट किया तो मतलब मैक्सिमम कंसंट्रेशन किसकी थी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम थी, ठीक है। और इस रिएक्शन में क्या होगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है इफ इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है ना। दिस इज कंसंट्रेशन और यहाँ पे क्या है, टाइम, ठीक है। तो इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स वाज मैक्सिमम, ठीक है, और रिएक्शन स्टार्ट होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ये ग्रेजुअली डिक्रीज करेगी और एक टाइम आएगा ये क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। इसी तरह से इनिशियली प्रोडक्ट 0 था, लाजमी नहीं है कि 0 हो, बट हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि इनिशियली प्रोडक्ट 0, कुछ भी कहीं से भी आप स्टार्ट कर लें रिएक्शन, इवेंचुअली यू विल गेट दिस ग्राफ, आपको ये ग्राफ मिलेगा, ठीक है। तो सपोज इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वो 0, ग्रेजुअली प्रोडक्ट राइज करेगी और एक टाइम आएगा कि दिस विल आल्सो बिकम कांस्टेंट, ठीक है। तो ये ग्रेजुअली फॉल करते करते कांस्टेंट हो जाएगी, ये ग्रेजुअली राइज करते करते कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट है। तो आप कह लें कि द स्टेज वेयर बोथ द कंसंट्रेशंस गेट्स कांस्टेंट, जहाँ पे आपका ये कर्व यानी जहाँ पे हमें ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन मिलेगी, हम कहेंगे कि यहाँ से इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया, ठीक है, यहाँ से। तो अब कंसंट्रेशन बराबर नहीं है, देखिए कंसंट्रेशन दोनों की डिफरेंट है, बट कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, कंसंट्रेशन फिक्स्ड हो चुकी है, ठीक है। तो वंस द इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड देयर इज नो चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है। बोथ द रिएक्शंस, बोथ द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस आर हैपनिंग एट सिमिलर रेट, एक ही स्पीड से हो रहे हैं, तो कंसंट्रेशंस में कोई चेंज नहीं आ रहा होगा, एंड दिस इज कॉल्ड नोन एज डायनामिक इक्विलिब्रियम। कि रिएक्शन तो हो रहा है बट एक कांस्टेंट स्पीड से हो रहा है, ऐसा नहीं है कि रिएक्शन स्टॉप हो गया। आप ये नहीं कह सकते कि रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो चुका है, नो रिएक्शन इज हैपनिंग, नहीं, रिएक्शन अपनी जगह पे हो रहा है, बट क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से हो रहा है तो नेट गेन कुछ नहीं है यहाँ पे। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे लिए इस रिएक्शन का कोई फायदा नहीं है, कोई एडवांटेज नहीं है, बिकॉज आपको ना यहाँ से कुछ मिल रहा है, ठीक है, आपका यहाँ पे कोई ना गेन है ना लॉस है, रिएक्शन एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम जो है ये बेसिकली डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाता है, ठीक है। तो ये जस्ट हमने थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू ले लिया केमिकल इक्विलिब्रियम का, Kc की एक्सप्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू जो है वो हमने इसका ले लिया। इसमें कोई क्वेश्चन यहाँ तक? जी, यहाँ तक बात क्लियर है बेटा, इसमें कोई क्वेश्चन? जी, इसमें कोई डाउट आपका, कोई आपका थ्योरी से कोई रिलेटेड कोई पॉइंट आपका जो आपने पढ़ा हो आपको क्लियर ना हो? जी, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन क्लियर है? ये
ठीक है। तो ये सारी बेसिक बातें ये आप सबने पढ़ी हुई हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, जस्ट हमने थोड़ा सा इसका रिव्यू ले लिया है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वो हम आ जाते हैं इसमें। ये तो हमने बात कर ली कि जी केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है, केसी की एक्सप्रेशन क्या है। नाउ वन थिंग यू ऑल नो कि जी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, द वैल्यू ऑफ केसी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है। ये आप सबको मालूम होगा कि केसी की जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ केसी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है कि द वैल्यू ऑफ केसी is temperature dependent। Kc की जो वैल्यू है ये किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ Kc विल ऑलवेज रिमेन फिक्स। लेट्स से एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, at 25 degree centigrade, suppose if this reaction is happening at 25 degree centigrade, the value of Kc for this reaction is 4, ठीक है। और यूनिट क्या होगा इसका, what would be the unit of Kc for this expression? जी कोई बताएगा Kc का यूनिट क्या है इस केमिकल रिएक्शन के लिए? Kc का यूनिट क्या होगा? स्टेरिफिकेशन नो यूनिट, ठीक है जी। दोनों यानी जब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स दोनों साइड पे बराबर हो, यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं, यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं, तो इफ ऑन बोथ साइड्स नंबर ऑफ मोल्स आर सेम, बिकॉज ये क्या है, दिस इज मोल्स पर डीएम क्यूब, दिस इज अगेन मोल्स पर डीएम क्यूब, कंसंट्रेशन ले रहे हैं ना आप, ये भी मोल्स पर डीएम क्यूब, ये भी मोल्स पर डीएम क्यूब, तो मोल्स स्क्वायर पर डीएम अपॉन डीएम 6, मोल्स स्क्वायर अपॉन डीएम 6 कैंसिल हो गया, तो केसी वुड हैव नो यूनिट, ठीक है। तो एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड the equilibrium constant for the esterification of ethanoic acid and ethanol is 4, ठीक है। Kc की वैल्यू क्या है, 4। अब अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हैं तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। बट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड आप रिएक्शन कहीं से भी स्टार्ट करें, आप इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ले लें या आप इनिशियल कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की ले लें या दोनों का इक्वल लेके फिर स्टार्ट करें, ठीक है। कहीं से भी आप स्टार्ट करें, इवेंचुअली व्हेन यू रीच इक्विलिब्रियम द वैल्यू ऑफ Kc वुड बी 4 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। बट अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वैल्यू ऑफ Kc विल गेट चेंज। Kc की जो वैल्यू है ये चेंज हो जाएगी इफ द टेम्परेचर, तो Kc की वैल्यू जो है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेशर, इट ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो ये छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है कि Kc की जो वैल्यू है इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। अच्छा, अब एक्सप्रेशंस आपको लिखनी आती हैं सबको, ठीक है। आपने लेट से इस रिएक्शन के लिए, सपोज हमारे पास ये जो रिएक्शन है हैबर प्रोसेस वाला, इसके लिए हमें Kc की एक्सप्रेशन लिखनी है। तो Kc की एक्सप्रेशन क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ NH3 प्रोडक्ट और जो भी आपके पास नंबर ऑफ मोल्स हैं ये स्क्वायर अपॉन N2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन क्यूब, ठीक है। दिस इज द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन ऑफ हैबर प्रोसेस, ठीक है। ये आपने एक एक्सप्रेशन लिख ली। इसका यूनिट क्या होगा, व्हाट वुड बी द यूनिट ऑफ दिस Kc? इस Kc का यूनिट क्या होगा जी? इस एक्सप्रेशन के लिए Kc का यूनिट क्या बनेगा? मोल्स पर डीएम क्यूब माइनस 1, मोल्स माइनस 2 डीएम पावर 6 जी। और इसके अलावा कोई बताना चाहे, यूनिट ऑफ Kc फॉर हैबर प्रोसेस? जी ये करेक्ट है, मोल्स, यानी यहाँ पे आपके पास NH3 का यूनिट क्या हो गया, मोल्स पर डीएम क्यूब स्क्वायर अपॉन ये क्या हो गया 1 + 3 4, यूनिट तो सेम है तो ये हो जाएगा मोल पर डीएम क्यूब पावर 4, तो 2 1 2 2 2 4, तो ये क्या हो जाएगा, क्या बच गया, ये बच गया 1 अपॉन मोल स्क्वायर पर डीएम 6, और अगर इसको हम मतलब ऊपर ले आए तो ये हो जाएगा मोल इनवर्स 2 इंटू डीएम 6, ठीक है जी। ये यूनिट क्लियर है सबको? तो किस तरह से आपने यूनिट्स को वर्कआउट करना है, ठीक है। सिंपल आपने जस्ट कंसंट्रेशन के यूनिट लिखे और उसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो यूनिट क्या आ जाएगा आपके पास, मोल, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन मोल स्क्वायर पर डीएम 6, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मोल
इनवर्स -2 dm6। जी बेटा, यूनिट में कोई कंफ्यूजन? क्लियर है ये? ठीक है जी। किसी को यूनिट्स में कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपने कि केसी का जो यूनिट है, इट हैज़ नो फिक्स यूनिट। केसी का कोई फिक्स यूनिट नहीं होता। इट वुड, यानी ये आपने एक्सप्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। आप एक्सप्रेशन को देख के इसको वर्कआउट करेंगे। ठीक है, तो केसी हैज़ नो फिक्स यूनिट। केसी का कोई फिक्स यूनिट नहीं होता। ये सिंपल आपको ध्यान में रखना है कि केसी हैज़ नो फिक्स यूनिट। बाद औक़ात अगर नंबर ऑफ मोल्स दोनों साइड पे बराबर हैं तो केसी वुड हैव नो यूनिट। इसका कोई यूनिट नहीं होगा। बट अगर नंबर ऑफ मोल्स अनइक्वल हैं तो फिर केसी का यूनिट होगा। ठीक है, अच्छा, अब लेट्स से इफ वी हैव गैसेस, जैसे यहाँ पे हैबर प्रोसेस में हमारे पास गैसेस मौजूद हैं, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग कंसंट्रेशन, आप सबको मालूम है कि इफ वी हैव गैसेस प्रेजेंट इन द मिक्सचर, देन इंस्टेड ऑफ टेकिंग कंसंट्रेशंस वी राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो इफ वी हैव गैसेस, if we have equilibrium of gaseous mixture, if we have equilibrium, chemical equilibrium of gases, then equilibrium को आप instead of writing it in terms of concentration, we will write it in terms of pressure. ठीक है, then equilibrium will be written in terms of, then equilibrium will be written in terms of pressure. In terms of pressure जो है वो आप लिखेंगे, and that is Kp, equilibrium constant in terms of pressure. ठीक है, Kp क्या है? equilibrium constant in terms of pressure, और ये हो जाएगा partial pressure of NH3 square upon partial pressure of nitrogen into partial pressure of hydrogen cube. ठीक है, दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। Kc क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, और Kp क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। अब यूनिट आप पास्कल्स ले सकते हैं, ATM ले सकते हैं। ठीक है, वैसे ही आप वर्कआउट करेंगे। अगर लेट से आपने एटमॉस्फेयर्स लिया है यूनिट, तो एटमॉस्फेयर्स क्या हो जाएंगे? यूनिट हो जाएगा ATM स्क्वायर अपॉन ATM पावर 4, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ATM स्क्वायर और ATM इनवर्स 2। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से वर्कआउट कर सकते हैं। तो Kp is equilibrium constant in terms of pressure. If we have gaseous mixture, then instead of taking concentration, we will take equilibrium constant in terms of pressure. ठीक है जी, तो Kc और Kp ये दो एक्सप्रेशंस आपको लिखनी आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। अच्छा, लाजमी नहीं है कि आपके पास कंसंट्रेशन जो है वो ब्रैकेट में ही हो। बाज़ औक़ात कंसंट्रेशन इस तरह कैपिटल C के साथ भी लिख दी जाती है, कैपिटल C NH3 स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग मोलर कंसंट्रेशन। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि आप कंसंट्रेशन इस तरह से लिख सकते हैं, बट ज़्यादा जो आप कहने का बेहतर तरीका है वो ये। ठीक है, नॉर्मली आपको इसी तरह से मिलेगा, बट अगर कहीं पे ये लिखा हो तो ये भी करेक्ट है, ये गलत नहीं है। ठीक है, और इन टर्म्स ऑफ प्रेशर हमने देखा। नाउ नेक्स्ट थिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हमने डिस्कस करनी है, दैट इज कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन Kc एंड Kp। Kc और Kp का रिलेशनशिप क्या है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन Kc एंड Kp? ठीक है जी, तो रिलेशनशिप बिटवीन Kc एंड Kp। ठीक है, तो टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन Kc एंड Kp वी यूज डाल्टन्स लॉ ऑफ प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, इसके लिए आप सिंपल क्या यूज करते हैं? वी यूज, ऑल्दो हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, बट जस्ट जहन में रखें कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के थ्रू जो है वो ये रिलेशन फाइंड आउट किया गया, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, हमें एक्सप्रेशन की डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट एक्सप्रेशन को देखते हैं। ठीक है, तो Kc इज इक्वल्स टू, यानी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, Kp इज इक्वल्स टू Kc RT डेल्टा n। ठीक है जी, Kp इज इक्वल्स टू Kc RT पावर डेल्टा n। ये एक्सप्रेशन आपको ध्यान में रखनी है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन Kc एंड Kp। Kp इज इक्वल्स टू Kc इंटू RT डेल्टा n।
ठीक है। अब इसमें Kp क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, Kc क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, R जनरल गैस कांस्टेंट है, ठीक है, R आपको मालूम है, R इज जनरल गैस कांस्टेंट। T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और डेल्टा एन जो है ये बेसिकली इट इज द डिफरेंस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है जी, डेल्टा एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो डेल्टा एन जो है ये सिंपली आपको ध्यान में रखना है कि व्हाट इज डेल्टा एन, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो आप ये एक्सप्रेशन लिखेंगे और देन फिर हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो Kp इज इक्वल्स टू Kc RT डेल्टा एन। ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर है बेटा, इसमें कोई कंफ्यूजन? अब आगे हम इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं, बट फिलहाल अभी जस्ट मैंने ये एक्सप्रेशन की बात कर ली है कि Kc और Kp का रिलेशन क्या है, मैथमेटिकल रिलेशन क्या है। वी कैन फाइंड इट आउट थ्रू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, एंड बाय अप्लाइंग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हम कहते हैं कि जी Kp और Kc का रिलेशन क्या है, Kp इज इक्वल्स टू Kc RT पावर डेल्टा एन। ठीक है जी, जी बेटा यहां तक बात क्लियर है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है जी, Kp और Kc का जो रिलेशन हमने देख लिया, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? यहां तक बात क्लियर है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यानी ये तो हमने जस्ट एक्सप्रेशन देख लिया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब लेट्स से इफ डेल्टा एन इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, अगर डेल्टा एन जो है यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, अगर दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो, ठीक है, अगर दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो जाते हैं, इफ डेल्टा एन इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि इफ डेल्टा एन इज इक्वल्स टू 0, देन क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया। ठीक है, तो ये पावर 0 जो है वो क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, तो Kp इज इक्वल्स टू Kc हो जाएगा। तो इफ डेल्टा एन इज इक्वल्स टू 0, देन Kp वुड बी इक्वल्स टू Kc। ये ध्यान में रखें आप कि अगर नंबर ऑफ मोल्स दोनों तरफ बराबर हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल ऑन बोथ साइड्स, अगर दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं तो देन Kp वुड बी इक्वल्स टू Kc, Kp और Kc की वैल्यू बराबर होगी। ठीक है, इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट is greater than number of moles of reactant, if number of moles of product is greater than number of moles of reactant, अगर number of moles of product ज्यादा हो number of moles of reactant से, then क्या होगा, कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, Kp की वैल्यू बड़ी होगी या Kc की वैल्यू बड़ी होगी? if number of moles of product is greater than number of moles of reactant, जी बेटा, if number of moles of product are greater than number of moles of reactant, then कौन सी वैल्यू बड़ी हो जाएगी, Kp की वैल्यू बड़ी हो जाएगी या Kc की वैल्यू बड़ी हो जाएगी? Kc। हाँ जी, और इसके अलावा कोई आंसर देना चाहे? सादत, आदिल, प्रदीप, मुइज? जी बेटा, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, if number of moles of product are greater than number of moles of reactant, then कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, Kp की वैल्यू लार्ज होगी या Kc की वैल्यू लार्ज होगी? Kp की वैल्यू लार्ज होगी जी, वैल्यू ऑफ Kp जो है वो ग्रेटर हो जाएगी देन Kc। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो अगर प्रोडक्ट के मोल्स रिएक्टेंट के मोल्स से ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली ये प्लस में आंसर आएगा। ठीक है, तो ये पावर बढ़ जाएगी 2, 3 जो भी हो सकती है, तो Kc जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली यानी आपके पास Kp जो है वो Kc से बड़ी है, क्योंकि आप इस पूरे फैक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं Kc से, तो Kp का आंसर आ रहा है। तो अगर ये बड़ा फैक्टर हो जाएगा, अगर ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आंसर भी बड़ा आएगा। तो इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, देन हम फिर कहते हैं कि Kp वुड बी ग्रेटर देन Kc। ठीक है, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ग्रेट, या आप इसको यूं भी कह सकते हैं, वॉल्यूम की टर्म्स में भी बात कर सकते हैं कि इफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, वॉल्यूम के टर्म्स में भी आ सकता है। एक ही बात, चाहे नंबर ऑफ मोल्स की टर्म्स में पूछा जाए
या चाहे वॉल्यूम की टर्म से पूछा जाए, एक ही बात है, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से, या वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा है वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट से, दोनों केसेस में Kp वुड बी ग्रेटर देन Kc, ठीक। अच्छा, मतलब आप यूँ कह लें कि मैक्सिमम चांसेस ये हो जाएंगे। इसी तरीके से इफ़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो फिर डेल्टा एन माइनस में हो जाएगा, और डेल्टा एन माइनस में आ जाएगा तो फिर Kp की वैल्यू जो है वो स्मॉल हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि इफ़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट देन रिएक्टेंट देन Kp वुड बी लेस देन Kc, ठीक है। तो ये तीन स्टेटमेंट्स आपको ध्यान में रखना है। अगर डेल्टा एन इज इक्वल्स टू 0 है तो दोनों बराबर होंगे। इफ डेल्टा एन इज पॉजिटिव, ये भी हम कह सकते हैं कि इफ डेल्टा एन इज पॉजिटिव दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आर ग्रेटर। तो इफ डेल्टा एन इज पॉजिटिव देन Kp वुड बी ग्रेटर देन Kc, एंड इफ डेल्टा एन इज नेगेटिव देन Kp वुड बी लेस देन Kc। जी, इज इट क्लियर बेटा? ये क्लियर है सबको? यहां तक कोई कंफ्यूजन? जी, Kp और Kc के रिलेशन में किसी को कोई कंफ्यूजन? क्लियर है सारी बात? अच्छा, रीजन के ऊपर अगर हम बात करें बेटा, तो देखिए हम ये कह रहे हैं कि यानी सिंपल, मैं इसकी वो एक्सप्रेशन की डिटेल में तो नहीं गया हूँ, आप जस्ट इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देखें तो हम ये कह रहे हैं कि Kp जो है ये Kc के बराबर नहीं है। Kp इज नॉट इक्वल टू Kc। Kp जो है वो Kc के साथ, आप क्योंकि Kp क्या है, पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में आप देख रहे हैं, गैसेस की बात कर रहे हैं, तो गैस के लिए आपको टेम्परेचर देखना पड़ता है, यानी गैस का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसमें टेम्परेचर इन्वॉल्व हो चुका है, ठीक है। प्लस इसमें आप यानी कि ये गैस कांस्टेंट देख रहे हैं, तो आप जस्ट Kc को मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद अनदर फैक्टर RT डेल्टा n, यानी आप ये कह सकते हैं कि Kp इज RT पावर डेल्टा n टाइम्स ग्रेटर देन Kc। सिंपली हम इसको यूं बात कर सकते हैं फिलहाल कि Kp जो है वो Kc से RT पावर डेल्टा n टाइम्स ग्रेटर है एज कंपेयर टू Kc। अब अगर ये पूरा फैक्टर 0 हो जाता है, ठीक है, सॉरी, अगर ये पूरा फैक्टर 1 हो जाता है, ये पूरा फैक्टर 1 कब होगा? जब दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे। अगर वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है, अगर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा तो हम कहते हैं दोनों तरफ बराबर। बट अगर वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, ठीक है, गैस के वॉल्यूम में, बेसिकली गैस का वॉल्यूम, गैस के लिए वॉल्यूम जो है वो एक डिसाइडिंग फैक्टर है। तो अगर आप रिएक्शन कर रहे हैं एंड ड्यूरिंग दैट रिएक्शन प्रोडक्ट का वॉल्यूम कम हो गया है, अगर प्रोडक्ट का वॉल्यूम कम हो गया है, ठीक है, तो अब ऑब्वियसली जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, ठीक है, तो वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर दैट विल डिपेंड ऑन वॉल्यूम ऑफ गैस। सॉलिड या लिक्विड के लिए तो वॉल्यूम मैटर नहीं करता, बट यहाँ पे अगर हम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स दोनों तरफ बराबर है तो मतलब वॉल्यूम भी बराबर है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ अगर दोनों गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स सेम है एट सेम टेम्परेचर तो उनका वॉल्यूम भी बराबर होगा। बट अगर आपके पास मतलब डेल्टा एन बराबर, मतलब डेल्टा, अगर हमारा जो प्रोडक्ट के मोल्स हैं वो कम हो गए हैं तो मतलब गैस का वॉल्यूम कम हो गया ऑन प्रोडक्ट साइड, तो अब Kp की वैल्यू चेंज हो जाएगी। समझ में आ रही बेटा आपको बात? जी बेटा, ये कुछ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ है अब या नहीं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ये मैं समझा नहीं बात। यानी हम ये कह रहे हैं कि जब प्रोडक्ट के मोल्स ज्यादा होंगे, यानी आपके पास प्रोडक्ट के मोल्स ज्यादा होंगे तो डेल्टा एन की वैल्यू, डेल्टा एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अगर आपके पास प्रोडक्ट के मोल्स ज्यादा हैं तो डेल्टा एन की वैल्यू किस में आएगी? पॉजिटिव में आएगी। डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी तो ये फैक्टर, यानी आपके पास ये जो भी वैल्यू होगी, आर की वैल्यू क्या है? 0.0821, टेम्परेचर जो भी टेम्परेचर है, ठीक है। तो अब ये जो पॉजिटिव वैल्यू, इसको जब आप Kc से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली Kp जो है वो Kc से बढ़ जाएगी। मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की टर्म्स में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है ना। आप सिंपल इसको इस तरह से ध्यान में रखें, हम इसको जस्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की टर्म्स में देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं इसकी पूरे वो पार्शियल प्रेशर वाली एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो जस्ट आप इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से देखें कि जब अगर डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव है तो मतलब आपके पास ये फैक्टर जो है ये बढ़ जाएगा, और आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं Kc से तो ऑब्वियसली Kp बढ़ जाएगा। बट अगर डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव है
तो अब क्या हो जाएगा, डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो अब आप इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अगर लेट से ये -1 है -2 है, तो ये आंसर जो है यानी केसी को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल की कुछ टर्म से, तो फिर ये वैल्यू कम हो जाएगी, तो केपी का आंसर केसी से कम आएगा। ठीक है, हम इसको आगे कुछ क्वेश्चंस के साथ भी देख लेंगे तो आपको और ज़्यादा बात क्लियर हो जाएगी। अब क्लियर है बेटा बात ये? ठीक है जी, तो ये हमने केपी और केसी का रिलेशन जो है वो देख लिया। अब नेक्स्ट हम इसमें बात कर लेते हैं कि यानी ये तो हमने केपी और केसी की एक्सप्रेशन देखी। अच्छा, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये हम इसको देख लेते हैं कि व्हाट आर दी एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। केसी की एप्लीकेशंस क्या है? एप्लीकेशंस ऑफ केसी, एप्लीकेशंस ऑफ केसी। ठीक है, तो केसी की एप्लीकेशंस हम कहते हैं सबसे पहली चीज तो इट प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम, इट प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जो है ये किस डायरेक्शन में जा रहा होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब लेट्स से कि हमारे पास एक रिएक्शन है, हम सपोज फिर दोबारा वही हैबर प्रोसेस की एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, कि N2 + 3H2 मेक्स 2NH3। ठीक है जी, और इसके लिए केसी की वैल्यू फिक्स्ड है। ठीक है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेट्स से केसी की वैल्यू फॉर दिस रिएक्शन इज 3.5। ठीक है, आपने ये वैल्यू निकाल ली। अच्छा, अब देखें ये केसी है और डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है। डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम की जब हम बात करते हैं तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम इज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, एट एनी इंस्टेंस अदर देन इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, एट इक्विलिब्रियम तो ये रेशियो क्या कहलाएगा, केसी। इफ वी आर एट इक्विलिब्रियम देन दिस रेशियो इज नोन एज केसी, बट दिस रेशियो एट एनी इंस्टेंट्स अदर देन इक्विलिब्रियम, ये बात को बेटा समझिएगा। ठीक है, दिस रेशियो एट इक्विलिब्रियम इज नोन एज केसी। ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम इज नोन एज केसी, बट दिस प्रोडक्ट एट एनी इंस्टेंस अदर देन इक्विलिब्रियम इज नोन एज डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी ये आपको डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम बताएगा, या हम इसको एक और टर्म भी इसके लिए यूज करते हैं, ऑल्सो नोन एज रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन, ऑल्दो ये टर्म आपको अपने सिलेबस में नहीं मिलेगी, बट स्टिल आप इसको ध्यान में रख लें। कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट। ठीक है, तो चाहे आप इसको डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम बोल दें या आप इसको कोशेंट बोल दें। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स जो हैं वो ध्यान में रखें, बट ये सिंपल ध्यान में रखिएगा, दिस इज एट एनी इंस्टेंस अदर देन इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम दिस इज नोन एज केसी, बट एट एनी इंस्टेंस अदर देन इक्विलिब्रियम दिस वुड बी नोन एज डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम और रिएक्शन कोशेंट। जी, ये बात समझ में आई है कि रिएक्शन कोशेंट या डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम हम किसे कह रहे हैं? The product of concentration upon reactant, concentration of product upon reactant at any instance other than equilibrium, that is known as direction of equilibrium or quotient. At equilibrium this is known as case. ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि this डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम, या आप कह लें कि इफ द कंसंट्रेशन, अब मैं बार बार जब भी ये रेशो लिखूंगा तो आप समझ जाएं कि मैं डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ या क्वोशिएंट की बात कर रहा हूँ, केसी की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मुझे डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करनी है, तो पहला केस मेरे पास ये आ जाता है। मैं कहता हूँ कि जी लेट्स से इफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन केसी। ठीक है, अगर ये रेशो आपने किसी भी टाइम पे ये रेशो निकाला, आपने किसी भी टाइम पे ये क्वोशिएंट फाइंड आउट किया और आपको पता लगा कि जी दिस इज ग्रेटर देन केसी। केसी की वैल्यू क्या थी? 3.5। आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कर रहे थे ये प्रोसेस, और आपको पता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर केसी की वैल्यू है 3.5 फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, बट आपके पास ये रेशो आ रहा है 3.5 से ज्यादा। इफ इट इज ग्रेटर देन केसी, तो अब आप डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या प्रेडिक्ट करेंगे कि वेदर रिएक्शन इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन बैकवर्ड डायरेक्शन, और इट इज एट इक्विलिब्रियम। जी, इफ दिस रेशो इज ग्रेटर देन केसी, अगर ये रेशो केसी से ज्यादा आ जाता है तो दैट मीन्स कि आप क्या कहेंगे कि रिएक्शन इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, नहीं, रिएक्शन इज मूविंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। क्यों? बिकॉज
मतलब आपके पास जो केसी, आपके पास जो रेशियो है दोनों का, आप उस रेशियो से ज्यादा आगे जा चुके हैं। सिंपल सी बात को थोड़ा समझिएगा, यानी एट इक्विलिब्रियम ये रेशियो कितना होना चाहिए था, 3.5 होना चाहिए था, ये रेशियो होना चाहिए था 3.5, बट लेट्स से आपके पास आंसर आ रहा है 3.8। ठीक है, 3.8 का मतलब ये है कि आपके पास ये वैल्यू जितनी, यानी प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन थी इक्विलिब्रियम पे जितनी होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा है इस वक्त, और रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होनी चाहिए थी एट इक्विलिब्रियम इस वक्त ये उससे कम है। अगर आंसर आ रहा है 3.8 तो मतलब आप इक्विलिब्रियम से आगे जा चुके हैं। इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन, यानी इस वक्त जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है इट इज़ मोर देन द कंसंट्रेशन इट वुड हैव एट इक्विलिब्रियम, और इस वक्त रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है इट इज़ लेस देन द कंसंट्रेशन इट वुड हैव एट इक्विलिब्रियम। तो मतलब आप इक्विलिब्रियम कंडीशन से आगे हैं, मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है, तो आपको प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम करनी है। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम करने का तरीका क्या होगा कि द रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। समझ में आई है ये बात या नहीं जी? इफ दिस रेशियो इज ग्रेटर देन Kc इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट बैकवर्ड। आपको बस सिंपल इतना ध्यान में रखना है, बट एक्सप्लेनेशन मैंने बात की है, तो ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई है बेटा या नहीं? नहीं समझ में आई है? किसी को भी नहीं समझ में आई है? अच्छा देखिए, हम ये कह रहे हैं कि ये रेशो है आपके पास, ये रेशो एट इक्विलिब्रियम कितना होना चाहिए, 3.5 होना चाहिए। ठीक है, बट आपके पास ये रेशो कितना आ रहा है, आपने जब ये रेशो निकाला तो आपके पास ये रेशो आ रहा है 3.8, मतलब एट इक्विलिब्रियम जितना होना चाहिए था उससे ज़्यादा आ रहा है। उससे ज़्यादा क्यों आ रहा होगा? उससे ज़्यादा इसलिए आ रहा होगा डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी होगी। बड़ा आंसर कब आएगा? जब डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी होगी, न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी होगी। ये क्या है? डिनोमिनेटर है, ये क्या है? न्यूमरेटर है। तो मतलब आपके पास डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ गई है। डिनोमिनेटर क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। मतलब आप लेट से एट इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होनी चाहिए थी, सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 50 इसकी होनी चाहिए थी, और सपोज 20 इसकी होनी चाहिए थी। ठीक है, ये एट इक्विलिब्रियम वाली इनकी कंसंट्रेशन थी। बट जब आपने 3.8 फाइंड आउट की वैल्यू, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ चुकी थी, तभी तो रेशो बड़ा है। रेशो बड़ा जब आएगा तो इसका मतलब आपके पास डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी है। तो लेट्स से कि मतलब ये मतलब 50 होनी चाहिए थी एट इक्विलिब्रियम, बट इस वक्त ये 58 है, और ये 20 होनी चाहिए थी। इसका मतलब यानी वैल्यू बड़ी है तो मतलब न्यूमरेटर कम हो गया होगा, तो लेट्स से ये 17 हो चुकी है। तो मतलब आपके पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन से ज़्यादा है, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन से कम। तो अगर आपको इक्विलिब्रियम में वापस आना है तो आपको इसकी कंसंट्रेशन कम करनी होगी और इसकी कंसंट्रेशन बढ़ानी होगी। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम करने का तरीका क्या है? इक्विलिब्रियम मूव्स बैकवर्ड। अगर आपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम करनी है या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ानी है, दोनों का तरीका एक ही है कि बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो जाए। बैकवर्ड रिएक्शन होगा तो इसकी कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाएगी, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी। इवेंचुअली वी विल रीच एट Kc इज इक्वल्स टू 3.5। जी बेटा, अब बात समझ में आई है कुछ, या अभी भी नहीं समझ में आई? जी, अब क्लियर है सबको? ठीक है जी। तो जब आपके पास अगर Kc की वैल्यू जो भी है, अगर हमारा रेशो जो है वो उससे बढ़ जाता है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो चुकी है, रिएक्टेंट की कम हो चुकी है। तो आपको प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम करनी है, रिएक्टेंट की बढ़ानी है, तो उसका एक ही तरीका है कि रिएक्शन बैकवर्ड हो। आसान लफ्जों में आप सिंपल ध्यान में रख लें कि व्हेनेवर दिस रेशियो इज ग्रेटर देन Kc, सिंपल सी बात है, इफ दिस रेशियो इज ग्रेटर देन Kc इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट बैकवर्ड। डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगी? बैकवर्ड। बैकवर्ड रिएक्शन विल हैपन। ठीक है, तो हम सिंपल इसको लिख देते हैं कि बैकवर्ड रिएक्शन अकर्स। इसी तरीके से सेकंड केस क्या है हमारे पास? सेकंड केस है इफ दिस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज लेस देन Kc। अगर ये Kc से कम है, मतलब कितनी होनी चाहिए थी? 3.5, आपके पास इतनी आ रही है 3.0। तो दैट मीन्स अब इक्विलिब्रियम कहाँ मूव करेगा? इफ दिस वैल्यू इज लेस देन Kc, जितनी होनी चाहिए उससे कम, तो मतलब अभी जितनी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होनी चाहिए थी आप वहां तक नहीं पहुंचे। मतलब इस वक्त आपका डिनोमिनेटर कम है, न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा है, तो मतलब अब
इस वक्त जो है वो आपका रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड जाएगा, ताकि ज़्यादा प्रोडक्ट बने, रिएक्टेंट कम हो, तो हम अपनी एक्चुअल केसी वाली वैल्यू पे पहुँचें। ठीक है, तो इन दिस केस इफ दिस रेशियो, इफ दिस कोएफिशिएंट इज लेस देन केसी, इक्विलिब्रियम शिफ्ट फॉरवर्ड रिएक्शन अगर फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो दिस रेशियो और दिस वैल्यू ऑफ केसी इट प्रेडिक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम, कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगा। अगर आपका रेशियो केसी से कम है तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, अगर आपका रेशियो केसी से ज़्यादा है तो बैकवर्ड रिएक्शन होगा। एंड इफ दिस रेशियो इज इक्वल्स टू केसी, तो फिर तो बिल्कुल आसान सी बात है कि इफ दिस रेशियो, इफ दिस कोएफिशिएंट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट is equals to Kc, तो that means we are at equilibrium। ठीक है जी, तो ये डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम क्लियर है सबको कि हाउ टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ Kc। जी, इसमें कोई क्वेश्चन? ठीक है जी, चलें, तो ये हमने डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम की बात कर ली। नेक्स्ट इसमें आएगा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन किस एक्सटेंट तक जाएगा। ठीक है, जो नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है, एक तो होगी डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम, नेक्स्ट है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, देन फिर उसके बाद ली चैटलियर्स प्रिंसिपल है, वो आई होप सबको क्लियर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम कुछ बेसिक प्रोसेस हैं उनकी बात करेंगे, और फिर सॉल्युबिलिटी, प्रोडक्ट और कॉमन आयन इफेक्ट है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे इसको इंशाल्लाह ताला कल और या तो फिर परसों तक जो है वो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा।